नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। डॉक्टर नकीब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मकाले के जो है अहम निकात को पेश करें। 5 मिनट का वक्त है। उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान बनाई गई, इसके लिए हम सब उर्दू वाले सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद जगन मोहन रेड्डी साहब का हम शुक्रगुजार करते हैं। यूँ तो इस दौर में भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दौरा चल रहा है, उस दौर में हमारी हुकूमत जो है उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाकर हम तमाम उर्दू वालों पे एहसान किया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पोर्टफोलियो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे दयास के ऊपर, यानी हमारे दरमियान उर्दू एकेडमी, नायब वज़ीर आला का वहदा, हज कमेटी, औक़ाफ़ बोर्ड, स्पीकर मैडम का इंतखाब करना, MLC का कायम करना, अली भाई वगैरह, ये सब जो है हमारे कौम के साथ जो इस वक्त हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो एहसान किया है, उससे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वक्त इस बात की है कि हम उर्दू वाले हमारी ज़बान, हमारी तहजीब को बचाने के लिए हमारा रोल क्या होना चाहिए इस दौर में, इसके तरफ हमारा रुख होना चाहिए। इसमें मैं आप हजरात के सामने बोलना चाहूँगा कि जब हम आंध्र प्रदेश, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और आंध्रा जब अलग हो गया, हम ये मायूस हो गए। हमारी इलाका, हमारा जो आंध्र प्रदेश का इलाका एक संगलाफ ज़मीन में आ गया, उर्दू अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, बहुत मायूस हो गए। लेकिन उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन चिराग हमारे सामने, एक उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे सामने कायम हुई। उसके हमारे VC साहब यहाँ पर, हमारे डायरेक्टर साहब जो है हमारे सामने मौजूद थे, VC रिश्ता इंशाअल्लाह होने वाले VC। तो बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह का ये सब करम है हमारे ऊपर। हम जिस जगह पर उर्दू ख़त्म हो गई, दम तोड़ रही है बोल रहे थे, उस वक्त एक हमारे सामने रोशन ख्वाब सामने आ गया, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हो गई। अब इसे मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। अब वक्त का ये तकाज़ा है कि हम हमारी ज़बान को, हमारी तहजीब को बचाया जाए। ये गुंटूर विजयवाड़े जैसे मकाम पर इतना अच्छा एक सेमिनार मुनक़िद करने के लिए मैं ये स्कूल कमेटी वालों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये इस तरीके से प्रोग्राम आप कायम करे हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए बाइस मसरत की बात है। इसके लिए हमारे बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं। मैं हमारे ओहदेदारों से जो यहाँ पर डयास पर मौजूद हैं, उनसे मेरा एक अदमन इल्तिमास है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने 2-4 में सिमेंट कर आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी असम्बली है, असम्बली के ऊपर सेकेंड लैंग्वेज आ गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर हमारे बोर्ड्स भी उर्दू में अगर होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और मसरत की बात होती। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके क़ियादत में अगर हमारे साइन बोर्ड्स ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी उर्दू में सेकेंड लैंग्वेज होने की वजह से एक आ गए तो हमारे लिए, उर्दू वालों के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। मैं आपसे अपील करता हूँ साहब। इसके बाद उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पे जो कोर्सेस आए हैं, वो कोर्सेस को लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को मुस्तहकम करे तो हम उर्दू वालों के लिए बड़ा एहसान होगा, एजाज़ होगा। मैं इल्तिमास करता हूँ। इसी तरीके से उर्दू लाइब्रेरी सेंटर्स हमारे कायम हुए, उर्दू अकेडमी है यहाँ पर। हमारे डायरेक्टर साहब बड़ी उसम पुरसे की हालत में चल रहे हैं। अगर उर्दू अकेडमी को स्ट्रेंथन करी गई तो गवर्नमेंट इंशाअल्लाह उर्दू अकेडमी खुद ब खुद तमाम कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि उर्दू अकेडमी को ऐसा छोड़ो मत, उर्दू अकेडमी को मुस्तहकम करो, उसके हाथ को ताकतवर बनाओ। उर्दू
हमारे पास अच्छे डायरेक्टर आए हैं, हमारे पास अच्छे अहदेदार आए हैं। हमारे आने जनाब नदी मोहम्मद साहब का ये ख्वाब है कि जब तक मैं रहूँ उर्दू अकाडमी में कुछ करूँ बोल के इनको मुस्तहकम करो, इनके हाथ को स्ट्रेंथन करो। इसी तरीके से उर्दू आंगनबाड़ी सेंटर सर, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हमारे गलियों में पढ़े नहीं जैसा इधर उधर फिरते हैं सर, उनको तेलुगु जबान आती नहीं, उन घर में माँ बाप के पास उर्दू जबान सीख ले जाते, वहाँ गए तो तेलुगु जबान आती है, मासूम बच्चे को नहीं आती। इस वास्ते अगर एक जिले के अंदर भी 20, 25, 30, 100 तो सही आंगनबाड़ी सेंटर अगर दिए तो हमारे उर्दू वालों के लिए बड़ा मेहरबान होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो यूनिवर्सिटी है जो कायम हुई है, उसके रीजनल सेंटर्स, उसके स्टडी सेंटर्स, यूनिवर्सिटी एट योर डोर स्टेप्स, माइनॉरिटीज को भी पढ़ने का अगर मौका मिल गया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। इसी तरीके से उर्दू अकाडमी को मुस्तहकम करना, ऐसे चंद चीजें हैं सर। कौन कहता है कि उर्दू जमाने से खत्म हो गई है? मैं जिले चित्तूर से मैं वाबस्ता हूँ, दर्स और तदरीस से मेरा वाबस्तगी है सर। हमारे पास 30 पर 9 हाई स्कूल हैं, हमारे पास 270 एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, यूपी स्कूल 60 पर 4 हैं, तकरीबन 12,000 से ज्यादा तलबा उर्दू से पढ़ते और लिखते हैं। इस दौर में भी उर्दू इस तरीके से तरक्की होती है। ये बच्चों को जूनियर कॉलेजेस के लिए जब आते हैं तो बड़ी मायूसी होती है सर, वहाँ पे एमपीसी बीपीसी नहीं है सर हमारे बच्चों को। अगर उनको वो कोर्सेस लगाए तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए बड़ा एहसान होगा। वो लेक्चरर्स को कम से कम अपॉइंट करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में से ही हम ना को तुम्हें मुहैया करें तो ये हमारे लिए बड़ा एहसान होगा। इसी तरीके से डिग्री कॉलेजेस सर, जब हमें डिग्री कॉलेज को हमें खत्म रखते हैं, हमारे बच्चे 10th इंटरमीडिएट पास हो डिग्री के लिए आए तो डिग्री पढ़ने के वास्ते हमारे पास कॉलेजेस नहीं सर। आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर एमपीसी पढ़ना बोले तो उर्दू मीडियम से नहीं है सर, बीपीसी पढ़ना बोले तो नहीं है। इस वास्ते हमें सब यहाँ जो उर्दू की आज बात सुनने और लेने के लिए आए हैं, हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि ये ज़बान को हमें हिफाजत करना और ये हमारे कल्चर की, तहजीब की हमारी हिफाजत करना। ये जो मौका मुझे दिए हैं, मैं बड़ा गनीमत जान के हमारे उस्ताद मोहतरम इजाज़त चाहता हूँ। मोहतरमा डॉक्टर नसीम बानो साहिबा है, ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी। आप जो है हुबली के बहुत ही मशहूर कॉलेज से जो है तशरीफ़ लाई हैं, बहुत ही फ़आल शख्सियत है, लेकिन इनका ताल्लुक़ हमारे सूबे आंध्र प्रदेश के ज़िले कन्नूर से है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। आंध्र प्रदेश में उर्दू बहसीत दूसरी सरकारी ज़बान। मेरा नाम डॉक्टर एस नसीम बानो है, मैं हुबली कर्नाटक से हूँ। मेरा पैदाइशी मुकाम कन्नूर है और इब्तदाई तालीम मेरी आंध्र प्रदेश में ही मुकम्मल हुई। इस मुनासिबत से मैंने सोचा कि आपके सामने अपनी बात रखूं। उम्मीद है आप समाअत फरमाएंगे। तो जैसे बहसीत दूसरी सरकारी ज़बान और मुस्तक़बिल आपने कहा है, मैं समझती हूँ मुस्तक़बिल में माजी और हाल का होना लाजमी है। आप इसे वाक़िफ़ियत रखते हैं, इनकार नहीं है, लेकिन मैं माजी और मुस्तक़बिल और हाल की चंद झलकियाँ मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने रखना चाहूँगी। मौजूदा दौर में निज़ाम तालीम के अना का दौर है। हर लम्हा तालीमी वफ़ा से बदलते जा रहे हैं। लोग अपनी रिवायती गफलत से जाग कर एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। ताहम इस अमल को तहरीक की जानिब पेशरफ्त भी कह सकते हैं। बैकअप तलबा, असातिज़ा, सरप्रस्त, वालिदैन इल्म हासिल करने और इल्म आगाही का ज़ौक़ पैदा करने और उर्दू ज़बान को इख्तियार किया है। इसकी वजह रही है आज़ादी से पहले मुसलमानों का तमाम का तालीमी वर्सा उर्दू ही था। आज़ादी के बाद या मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ इदारों ने अपने अपने इदारे कायम किए और बुनियादी सहूलतों के चलते रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हद तक इल्म सीखने और सिखाने लगे। उनकी तालीमी रहनुमाई और तालीमी सिमत रफ्तार का मरहला भी बाकी था कि 20वीं सदी में आज़ादी की तहरीक के साथ मुल्क की तालीमी पॉलिसी पर भी हमले हुए। सर माइकल सडलर की सदारत में एक तालीमी कमीशन मुकर्रर किया गया
جبکہ جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا اور اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم کے دروازے عوام کے لیے اردو زبان میں کھل گئے اور یہ ہم سب کے لیے عظیم الشان کارنامہ، تاریخی کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے متعلق ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے شانتی نکیتن سے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ میں عرصے دراز سے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یہ سن کر نہایت درجہ مسرت ہوئی کہ آپ کے ملک میں ایک جامعہ قائم کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس میں اردو ذریعہ تعلیم قرار دی جائے گی، اور کلکتہ یونیورسٹی کمیشن کے صدر مائیکل سٹر نے لکھا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے دیسی زبانوں کو تعلیم کرنے کا تجربہ انتہائی برموقع ہے، اس سے زبردست توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اور وہیں ڈاکٹر سی راج گوپالچاری نے لکھا، حیدرآباد نے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دے کر ہندوستان کی مشترکہ زبان کی نہایت ہی اہم خدمات انجام دی ہیں، اور اردو میں تعلیم دینے کا یہ کامیاب تجربہ عزم و ہمت کا ایک کارنامہ ہے۔ یہ ہمارا ماضی رہا تھا جب آپ عثمانیہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین جماعتوں میں بھی ہر مضمون کو اردو کے ذریعے پڑھایا گیا، اور 1928 میں اس یونیورسٹی کے تحت انجینئرنگ کالج، ٹریننگ کالج، میڈیکل کالج، آرٹ، سائنس، میڈیسن مضامین کی تدریس اردو زبان کے وسیلے سے دی گئی۔ یہاں دارالترجمہ بھی قائم کیا گیا اور تصانیف کی فراہمی و دستیابی کا انتظام بھی کیا گیا۔ اور بات کرتے ہیں ریاست آندھرا پردیش کی، جنوبی ہند میں اردو کے نقطۂ نظر سے یہ ریاست سب سے زیادہ اہم ہے۔ بہت بچی دکن دیش بہت خاصا ہے، تلنگانہ جس کا خلاصہ ہے۔ کرنول، کڑپا، اننت پور جیسے اضلاع تلنگانہ سے باہر ہیں، اس میں شک نہیں کہ اردو بولنے والی آبادی کا خاصا اجتماع پایا جاتا ہے، لیکن یہاں کے تقریباً تمام لوگ تیلگو سے بھی واقف ہیں۔ اس کے برعکس سابق ریاست حیدرآباد اردو کے سرکاری اور تعلیمی زبان ہونے کی وجہ سے علاقہ تلنگانہ میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں کے تقریباً سبھی لوگ اردو بولتے ہیں۔ شہر حیدرآباد سکندرآباد اردو کے شہر ہیں، یہاں تیلگو بولنے والے بیشتر اردو جانتے ہیں۔ یہی صورتحال آئندہ بھی رہے گی، کیونکہ یہاں کی اردو آبادی دو لسانی ہو کر بھی اردو کو ترک کرنے پر قادر نہ ہو سکی۔ اردو ان کی مادری زبان ہر صورتحال میں تھی، ہے اور رہے گی۔ اب یہاں بات کرتے ہیں مستقبل کے لائے عمل کی۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو دوسری زبان کا درجہ دیا گیا ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں چند تجاویز مجھے بہتر لگتے ہیں کہ اگر اس پر ہم عمل پیرا رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہی دور پھر سے آئے گا جب ہم عثمانیہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ اردو میں پڑھایا جاتا تھا۔ اردو کو علاقائی زبان کی مانگ کی بجائے دوسری سرکاری زبان ہونی چاہیے، کیونکہ دستور میں علاقائی زبان کی تعریف نہیں، اسی لیے اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک، دہلی اور آندھرا پردیش میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا مطالبہ ہم کرتے آ رہے ہیں، جس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر اردو کو ثانوی سرکاری زبان تسلیم کر لیا گیا تب ان ریاستوں میں اردو کے متوازی نظام تعلیم کی قانونی مانگ کی جا سکتی ہے۔ اس نظام تعلیم کو درجہ بدرجہ ابتدائی، ثانوی اور ہائی اسکول کی سطح پر تشکیل دینا ہوگا، جس کے لیے اردو بورڈ آف ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ کا قیام عمل میں لانا ہوگا اور ریاستی وزارت تعلیم کے تحت اس کی درجہ بندی کی جائے گی۔ ایک سے زائد نہ صرف کالج بلکہ الحاقی یونیورسٹیوں کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی۔ اس نظام تعلیم کو چلانے کے لیے تعلیمی وزارت یعنی نصابی کتب کی تیاری کے سیٹیں قائم کرنے ہوں گے اور اردو میڈیم یونیورسٹیوں میں دارالترجمہ و تعلیم کا کام اور قیام عمل میں لایا جائے، جہاں اعلیٰ معیاری کتب تیار کیے جائیں گے۔ مادری زبان کی حیثیت سے اردو تعلیم کا اہمیت کا ایک اور پہلو مادری زبان کے ساتھ اہل زبان کی تقدیر بھی وابستہ ہوتی ہے، لہذا لازمی ہے کہ وہ ابتدائی مرحلے میں لسانی اقلیتوں کے بچوں کی مادری زبان میں تعلیم کی سہولتیں فراہم کرے۔ جہاں کہیں کسی بھی جماعت میں کلاس میں 10 یا پورے اسکول میں 40 طلبہ ہوں، وہاں پرائمری سطح پر اردو ذریعے تعلیم کی سہولتیں فراہم کریں اور اردو
مدرس کا تقرر کرنا لازمی سمجھیں اور نصابی کتب کی فراہمی، اردو اساتذہ کی ٹریننگ، اردو زبان کی تعلیم و تدریس اور تحفظ و بقا کے لیے ان سے جڑے مسائل کو حل کریں اور عہدیداروں کو ترغیب اسکیم دینی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے انتظامی عملے کے لیے ایک سے زائد زبانوں کا جاننا لائق ترجیح قرار دیا جائے اور اس کے لیے ایگریمنٹ وغیرہ کی سفارش بھی کی جائے تاکہ وہ سیکھ سکے۔ اور زبان کے متعلق ڈاکٹر جمیل جابری بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے، اردو زبان ضرورت کی زبان ہے، اشتراک کی زبان ہے، یکجہتی اور محبت کی زبان ہے اور مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو قریب سے قریب تر لانے کا واحد ذریعہ اردو زبان ہے۔ ہم یہ زبان جاننے کی ضرورت ہے، فی الوقت ہم یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو بقا اور اردو کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اس زبان کی جڑیں سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ صرف آگرہ کی یا کیا کہتے ہیں کرناٹک یا تمل ناڈو کی بات نہ کریں، پورے ہندوستان میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ یکجہتی کو فروغ دینے والی زبان ہے اور یکجہتی کا عمل میں سمجھتی ہوں وقت لیتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کے نفاذ کے لیے تمام تر طریقہ کار کو اردو میں بدلنا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب اردو میں انگریزی یا علاقائی زبانوں میں دفتری امور کو بدل دیا گیا، تو پھر کیوں نہ ہم آج اس کو دہرائیں۔ اس ضمن میں جامعات کا اہم رول رہے گا۔ تربیتی کورس، ترجمے، ورکشاپ کو دل جمعی سے کیا جائے۔ سرسری طور پر یہ افیشیل ہے کہ صرف کر کے ہٹانا ہمارا مقصد نہ ہو، بلکہ جو بھی کام ورکشاپ یا ٹریننگ آپ ان کا انعقاد جب آپ کریں دل جمعی کے ساتھ کریں، اس کا مقصد آپ کی زبان کو فروغ دینا ہونا چاہیے۔ اور پھر سے تو وہ دن دور نہیں سمجھتی میں، اگر ان تمام چیزوں پر ہم عمل پیرا رہیں گے تو پھر سے اردو کا اس کو مقام ملے گا۔ میں سمجھتی ہوں فورٹ ولیم کالج کے بعد عثمانیہ کو دارالترجمہ قرار دیا گیا، آج پھر سے ہم وجے واڑہ میں ایک نئی شروعات کریں گے۔ عثمانیہ کا بھی نام لے کر ہم بیٹھے رہیں گے تو شاید آپ وہیں رک جائیں گے، پھر سے اس کو دارالترجمے کی بات قرار دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں جب آپ نے اتنا اہم کارنامہ اس علاقے میں شروع کیا ہے تو یہاں پر ایک دارالترجمہ قائم ہو۔ ہمارے ڈاکٹر امام قاسم ساقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو دوسری سرکاری زبان کے فروغ میں انجمنوں کا رول اور لاہیہ۔ میں ان 4 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے زباں یہ کہاں کی ہے؟ کیا پوچھتے ہو مجھ سے زباں یہ کہاں کی ہے؟ اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے۔ اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے۔ تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے، ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے۔ سیمینار کے موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک اہم سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی زبان کی ترقی کی کیا معنی ہے۔ اس کا جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زبان کے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہے اور اس زبان کے بولنے والوں میں کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے۔ زبان کی ترقی سماج کی ترقی سے ہٹ کر دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ زبان کا مذہب نہیں ہوتا لیکن زبان کا سماج ضرور ہوتا ہے۔ ہندوستانی آئین میں 14 زبانیں ایسی ہیں جن کو مساوی حیثیت حاصل ہے۔ میں مختصر کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اردو بھی ان 14 زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اردو ایک ایسی خوشبو کا نام ہے جو بلا تفریق و مذہب عاشق زبان و بیان کو مہکا دیتی ہے۔ اور اردو ایک ایسی روشنی کا نام ہے جس کے اجالے میں چل کر منزل مقصود کو پانے کا عزم ملتا ہے۔ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے کہ موجودہ حکومت آندھرا پردیش اردو کو بحیثیت دوسری سرکاری زبان کی شناخت دے کر اس کی ترقی و بقا کے لیے اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اردو کے ذریعے تعلیم، علوم و فنون اور ترقی و ترویج کے تمام مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اردو کے ذریعے تعلیم کی شاندار ماضی کی روایت کے تسلسل میں موجودہ صورتحال کو شاہد ہے اور ذریعے تعلیم بھی کامیابی کی منزلیں بہت تیزی سے طے کر رہی ہیں۔ اس کی مثال ضلع انمیا کے مختلف اردو مدارس کے ہیں، جبکہ کئی تیلگو مدارس انگریزی میڈیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مگر اس ضلع کے سرکاری اردو مدارس میں اردو میڈیم کے ساتھ ساتھ اردو کا معیار، اساتذہ کی دلچسپی میں ممکن حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ضلع انمیا جب سے قائم ہوا ہے یہاں کی ادبی زرخیز مٹی معطر سے معطر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ضلع کی اہم
कई अंजुमनें बज़्में इदारे कायम हैं जिनके ज़रिए उर्दू की बका की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इन इदारों और तंजीमों में अंजुमन तहरीक उर्दू अन्नमया का अहम रोल है। जब से इस अंजुमन की तश्कील हुई है, इसके ज़िम्मेदारान अपने मिसाल पर कोशिश करके मौज़ूआत पर मुशायरे मुनाज़रे के अलावा बेहतरीन तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुदर्रिसीन को बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरी सरकारी ज़बान की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के अहदेदारों और सियासी रहनुमाओं को ये मेमोरेंडम पेश किया गया है कि ताकि हुकूमती दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों में और उसके अलावा आरटीसी बसों के नेम प्लेट्स में, नाम की तख्तियों में, बैनर्स के वगैरह में उर्दू में लिखा जाए। उर्दू तलबा और तालिबात में उर्दू ज़बान और बयान की दिलचस्पी बरकरार रखने की गरज से अदबी मनाज़रे और नातिया मुकाबले और मुसाबिक़े और अदबी क्विज़ प्रोग्राम्स अंजाम दिए जा रहे हैं। बच्चों को मुफ्त उर्दू दानी कोर्सेस, गैर रस्मी तालीम के तहत नौजवानों को उर्दू दानी कोर्सेस के ज़रिए तदरीसी खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। इस अंजुमन का एक अहम कारनामा ये भी है कि यहाँ से उर्दू ज़बान की तरक्की और तहक़ीक़ के लिए एक इदारा उर्दू लैंग्वेज एंड रिसर्च सेंटर की इनेकाद के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई है। दीगर अदबी और सकाफती खिदमत के फ़रोग़ में अंजुमन तहरीक उर्दू का अहम रोल अदा कर रही है। मैं बहुत सारे अंजुमनें हैं जहाँ जो मैं एक बात मुख्तसर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात ये उठाई गई है कि उर्दू लैंग्वेज एंड रिसर्च सेंटर हमारे ज़िले के लिए हम लोग जो है नुमाइंदगी रखें, तो मैं चाहता हूँ कि हर ज़िले में अगर उर्दू लैंग्वेज एंड रिसर्च सेंटर दिया जाए तो उर्दू की तरक्की हो सकती है। मैं बात को मुख्तसर करते हुए आखिरी सफ़े पर पहुँचता हूँ कि मुशायरे के ताल्लुक़ से मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अदबी तहज़ीब व अदब की ज़ीनत है, जहाँ पर ज़बान की नोक फलक अल्फाज की नज़ाकत और ख़यालात की जिद्दत से उर्दू की तरक्की का रिवाज कायम है। उर्दू ज़बान अदब की तहज़ीब रही है कि मुशायरे और अदबी महफ़िलें तालीम और ज़बान की तरक्की और तरीक़ की आमाचा है। मुख्तलिफ अक़ायद एक छत के नीचे सिर्फ उर्दू के लिए जमा हो जाते हैं। मुझे ये बात कहते हुए खुशी हो रही है कि उर्दू का ये भी एक करिश्मा है कि इसमें शाह पैदा को यकसा मोहब्बत मिली है। उर्दू ने मुख्तलिफ कौमों के रस्म से अपनी एक कौम तख्लीक़ की है, मगर अफसोस की बात, यहाँ पर गौर करने की बात है, मगर अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर में मुशायरों और अदबी महफिलों को वक्त गुजारी और शोहरत का वसीला बना दिया गया है। ग्रोहबंदी और इलाकाई तासुब और ज़ाती मफाद परस्त लोगों ने ऐसे माहौल को ख़राब करते हुए अपनी पस्त अखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उर्दू की नागुफ्ता सूरत हाल यह है कि उर्दू असातिज़ा की क़िल्लत और तालिब इल्मों की ज़हनी सलाहियतों में नशोनुमा मौजूदगी, वसाइल तालीम से महरूमी, साइंसी कॉलेजों का ना होना और उर्दू ज़बान की तरक्की में अहम रुकावट जाना जा सकता है। निसाबी कुतुब के फ़रोग़ के मराहिल में पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि आए दिन इलाक़ाई तासुब की वजह से, शायद इलाक़ाई तासुब की वजह से निसाब की तदवीन, तज़यीन और इंतखाब में अपने ग्रोह के कलमकारों के कलाम का इंतखाब करना और मुख्तलिफ असनाफ की पहचान से तलबा को दूर रखना। आप निसाब अगर खोल कर देखेंगे सिर्फ आपको गज़ल ही नज़र आएगी या कहीं रुबाई नज़र आएगी, किसी दूसरे असनाफ का उस पर तारुफ नहीं होगा। तो मैं हुकूमत से इल्तिमास करता हूँ और ये जो वर्कशॉप अटेंड करते हैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मुख्तलिफ असनाफ से उर्दू तलबा को आगाह किया जाए ताकि वो बच्चे आगे चलकर उर्दू के असनाफ से वाकिफ़ हो जाए। इसके अलावा जो है तलबा को जिस तरह से हुकूमत की तरफ से अंग्रेज़ी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दिया गया है हर स्कूल में हर बच्चे के लिए, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ और उर्दू अकाडमी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी हर उर्दू मदारिस में हर तालिब इल्म को एक छोटा पॉकेट डिक्शनरी जो उर्दू डिक्शनरी मौजूद हो वो दिया जाए। इसके अलावा और मैं चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो, आजकल जो ऑडियो वीडियो का ज़माना है, ये किताब की रस्म इजरा में मैंने ये भी कहा था कि किताबें कम लोग पढ़ते हैं, अगर आप इसका ऑडियो बुक्स अगर तैयार कर देंगे तो उर्दू के तलफ़ुज़ में इजाफा होने के हो सकता है। तो उर्दू के तलफ़ुज़ आजकल उर्दू पढ़ते हैं लेकिन उर्दू के तलफ़ुज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं ऑडियो कैसेट और ऑडियो उर्दू और तफसील के ज़रिए उर्दू को जो है इसके तलफ़ुज़ में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा आप उर्दू स्कूलों के अलावा दीगर स्कूलों में अगर गौर करेंगे तो हर दिन लर्न अबाउट ए डे सिखाया जा रहा है। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ हुकूमत से और अहदेदारों से कि आप भी ये मेमोरेंडम पास किया करें कि हर रोज़ हर तालिब इल्म में एक उर्दू लफ्ज़ का, नए लफ्ज़ का
اضافہ ملے. اگر ایک بچہ ایک لفظ نیا لفظ سیکھ لے ایک دن میں, وہ پریئر میں بھی بولے اور اس کے استعمال میں بھی استعمال کرے, اسے روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے محاورات, تو ساری چیزیں بچے اس سے واقف ہو جائیں گے. اردو بول چال کی زبان میں آسانی پیدا ہوگی. وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس میں مطالعے کا شوق ہو. مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آڈیو ویڈیو کیسٹس کا اور آڈیو ویڈیو کی تفصیل کا ضرور تفصیل اور تفصیل و ابلاغ کا ہونا لازمی ہے. بس میں اردو کی بقا کی توفیق کی ہے. اس کے علاوہ اردو ادب کو زندہ رکھنے کے لیے کتابیں کی اشاعت اور قلمکاروں کی کتاب کی اشاعت کے لیے مالی تعاون کا ہونا لازمی ہے. ایوارڈس تو دیے جاتے ہیں اور یہ ایوارڈس دینا ہمت افزائی سے کم نہیں ہے, لیکن جو قلمکار مستور ہیں, محنت کر کے لکھتے ہیں, ان کی کتابوں کی مالی امداد اگر کی جائے تو وہ بھی جو ہے کتابیں منظرہ پر آ سکتی ہیں. اسی طرح شعراء کو قلمکاروں کی ہدایت ہے کہ آڈیو کا بکس بھی تیار کر کے حکومت کی طرف سے مالی تعاون حاصل کریں. شعبہ اردو تبتی سے تشریف فرما ڈاکٹر امجد علی بیگ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. اردو بحیثیت دوسری سرکاری زبان مستقبل کا لاہی عمل چند معلومات پیش کرتا ہوں. سمجھ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. اس کے ساتھ دیش کی آن بان ہے اردو, فخر ہندوستان ہے اردو, سب اسے بولتے سمجھتے ہی. ایک عوامی زبان ہے اردو, ہر زبان کو گلے لگاتی ہے, ہر زبان کو گلے لگاتی ہے. مادری مہربان ہے اردو, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تاج بھارت کی جان ہے اردو. اردو زبان میں پیشہ ورانہ تعلیم کی ترجیح دی جائے. اردو زبان میں کمپیوٹرز کی تعلیم کو عام کیا جائے. مسابقتی امتحانات میں اردو زبان کو ترجیح دی جائے. اردو زبان کو ادب کی اساتذہ کو تربیت دی جائے. ریاست کے مختلف شہروں میں سرکاری اسکولوں میں اردو زبان کو تدریس کو عام کرنے کے لیے اساتذہ کا تفرغ کیا جائے. سرکاری دفتر میں مترجمین کا تفرغ عمل میں لایا جائے. ہر سرکاری دفتر کے سائن بورڈز پر اردو کو بھی جگہ دی جائے. ہر بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن کے نوٹس بورڈز پر اردو لکھا جائے. انگریزی اور تیلگو میڈیم اسکولوں میں اردو کو بحیثیت زبان اول ترجیح دی جائے. اردو اخبارات و رسائل کا اہتمام کے ساتھ فروغ دیا جائے. رائلسیما کا علاقہ اردو زبان و ادب کا گہوارہ مانا جاتا ہے. یہاں کی ہر سرکاری مدرسے میں اردو کی تدریس کو یقینی بنایا جائے. اردو صبح اور شعراء کی تصانیف کی اشاعت میں حکومت کی جانب سے تعاون کیا جائے. ادبی ایوارڈ سے نوازا جائے. ہر سال اردو اکیڈمی کی طرف سے پریسٹیجیس ایوارڈ, نئی اچیومنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس طرح سے اردو زبان میں اشاعت کو جو ہمت افزائی کے لیے جو بھی قلمکار ہیں, نوجوان ہیں, اسی طرح سے اور پڑھنے لکھنے کی سعادت مندی حاصل ہوتی ہے. اردو زبان و ادب کی تربیت و اشاعت کے لیے مناسب اقدامات کیا جائے. اردو کو سرکاری و نیم سرکاری دفتروں میں اردو کسب و کتابت کا فروغ دیا جائے. شہر جسدور میں اردو خوخانیہ اسکول قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا. اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو اردو اسکولوں میں داخل کرانا. اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے تعلیمی اور ملازم
मुलाजमीन के बारे में अक़लियती मुसलमान भाइयों को आगाह कराना, शहर चित्तूर में जो सरकारी दफ्तर के नाम उर्दू में भी लिखवाने की कोशिश करना, अक़लियती तबके के बहबूदी के लिए सरकार की तरफ से जारी होने वाले सारी स्कीमों के बारे में अक़लियती भाइयों को आगाह करवाना, ये देखना कि हर अक़लियती भाइयों जो अपनी 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुका है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया या नहीं, जिन अक़लियती मुसलमान भाइयों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं, उनके नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कदम उठाना, अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के निशानदेही के यौम पैदाइश के जलसे मुनक़िद करना, अक़लियती के बहबूदी के लिए सरकार की तरफ से जो रकम दी जाती है उसको सही तौर पर पूरी तरह इस्तेमाल में लाने की कोशिश करना, समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा अक़लियतों की तरक्की के लिए कोशिश करना। डॉक्टर सईद मदनी साहब जो है तशरीफ़ फरमा है, वो भी स्कूल चलाते हैं। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने मुख्तसर से चंद तासुरात का इज़हार फरमाएँ। उर्दू दान हज़रात में एक बड़ी कमी हम एक देखते हैं कि अरबी अल्फाज जहाँ पर आते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर फ़ाइल को मफ़ूल को फ़ाइल बनाकर पेश कर दिया जाता है। इसलिए खुसूसियत के साथ वो तमाम अल्फाज जो अरबी ज़बान में कवरी ज़बान के होते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हैं उनके लिए डिक्शनरियाँ भी मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में ख़ास एहतमाम के साथ उर्दू दान हज़रात उसको इस्तेमाल करें, उनको सीखने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ ये है, अगरचे कि वक्त गुज़र चुका है, एक मकाला ऐसा भी होना चाहिए था कि अरबी मदारिस में उर्दू की खिदमत वाक़ईतन अगर उर्दू को बाकी रखा है तो हमारे अरबी और दीनी मदारिस जो बड़ी मेहनतें की हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ उर्दू ज़बान सिर्फ 6 महीने में उर्दू में माहिर बनाया जाता है। अपने मदरसे में सब तेलुगु इलाक़ों से बच्चे आते हैं, उर्दू की एक लफ्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं होते, सिर्फ 6 माह के अंदर इतना माहिर उनको बनाते हैं कि वो जाकर 10th क्लास का इम्तिहान उर्दू ज़बान में दे सकते। तो वाकई अरबी मदारिस के अंदर, दीनी मदारिस के अंदर उर्दू की बड़ी खिदमत हुई है और होती भी है इस वक्त पे। तो एक मकाला ऐसा भी होना चाहिए कि उर्दू की खिदमत अरबी और दीनी मदारिस के ज़रिए। अज़ीज़म अब्दुल गनी कौनैन साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने तासुरात पेश करें। कि मैंने जो 8 सफ़हात पर मुश्तमिल मैंने जो ये मक़ाला जो लिखा है बग़ैर पढ़ते हुए बग़ैर आपके सामने पेश करते हुए आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाह रहा हूँ। तो इस शेर के साथ दास्तान इश्क़ तोलानी है, क़िस्सा है मुख्तसर, देर तक बेकस यूं ही बकता रहा दीवाना। इकबाल का एक शेर जो है आपके समातों के हवाले करके जो है अपनी जगह लूँगा और गुजारिश करूँगा हमारे उर्दू अकाडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर नजीब साहब से कि वो 5 मिनट में जो है मुहाकमा करने की कोशिश करें। 1-2 मिनट ज़्यादा जो है तो ले सकते हैं। इकबाल का शेर है, हालांकि ये शेर इसका पस मंज़र कुछ और हो सकता है, बस दूसरे मिसरे पर तो ये जो है जोर देना चाहूँगा कि मक़ाम शौक़ तेरे खुद सियों के बस का नहीं, मक़ाम शौक़ तेरे खुद सियों के बस का नहीं, ये उनका काम है जिनके हौसले हैं ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा हौसले रखने वाले इंसान ही हैं और वो इंसानों में हमारे मुनीर साहब और हमारे जो है यूनुस साहब जो है यहाँ विजयवाड़ा में जो है सबसे आगे नज़र आ रहे हैं और इन लोगों की जो है हौसला अफजाई और उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो मैं उन्हें दिल की गहराइयों से इस बेहतरीन जो है सेमिनार यूनिवर्सिटी के सतह पर जिस तरह के सेमिनार मुनक़िद होते हैं, क्योंकि मैंने 27 साल जो है शोबे में काम किया है यूनिवर्सिटी के सतह पर, उससे किसी भी दर्जा जो है आज का ये सेमिनार ताख़ीर से शुरू होने के बावजूद कम दर्जे का, कम यानी हम नहीं कह सकते।
बल्कि उर्दू के मामले में उर्दू से मुताल्लिक़ बेहतरीन जो है तजावीज़ यहाँ पेश की गई हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए हमारे दोस्त मोहतरम डॉक्टर अय्यूब साहब से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि वो हम दोनों का हाथ अदा कर दें। आज के इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट और हमारे रहबर रूह रवा हमदर्द जनाब ऊंचा साहब और दीगर मेहमान ने खुसूसी शोरा जितने भी मखाला पेश किए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुनीर फाउंडेशन और मॉडर्न पब्लिक स्कूल फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात से भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्योंकि एक उर्दू एकेडमी डायरेक्टर होने के नाते सबसे पहले इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ जहाँ पे हमारा ताउन ना है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम उर्दू एकेडमी के ताउन के साथ बहुत ही बुलंद तरीके से हम मुनाकिद करेंगे। ये तो शुरुआत है। सबसे पहले मैं भी एक तदरीसी पेशे से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 33 साल मेरी सर्विस तदरीसी इलाके में हो चुकी है। एक मामूली टीचर से लेके मैं टीचर एजुकेटर के हैसियत से और टीचर एजुकेटर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के हैसियत से और उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैं एज ए स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर और स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन भी मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ पे कई लोग मुझे जानते हैं, सब मिलके हम काम भी किए। तो बहरहाल उर्दू ज़बान की तरक्की और कौम की रहबरी के ज़िम्मन में मैं 4 लोगों का नाम लेना मैं बिल्कुल यहाँ पे वाजिब समझता हूँ, जायज़ समझता हूँ। एक जो मेरे जहाँ तक मेरा इल्म है तो उसके एतबार से एक IAS अफसर हमारे जनरल हुसैन साहब थे। उस दौर में भी हमारे तबके के लिए तबके के लिए बिल्कुल एक रहबर की तरह एक गॉडफादर की तरह है। उसके बाद शफीकुज़्ज़मान साहब का नाम भी लेता हूँ और तीसरे जो मैं उनके साथ काम किया हूँ जनाब मोहम्मद अली रफ़त साहब जो यूनिफाइड AP में सर्व शिक्षा अभियान के SPD रहे। और उसके बाद मैं हमारे इम्तियाज़ साहब का नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जिंदा मिसालें हैं हमारे सामने, बिल्कुल जिंदा मिसालें हैं। इन लोगों में कहीं हम अगर शिकायत भी तनकीद भी करेंगे उसे तामीरी अंदाज से लेके उन्होंने हमारी मदद की। तो वो शख्सियत जैसी ये शख्सियत थी। जब तक ये लोग रहेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी इनसे अगर हम मदद लेंगे तो करेंगे। लेकिन इस ज़िम्मत में हमारे ख्यालात भी हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ख्यालात सिर्फ तामीरी रहे ना कि तनकीदी, क्योंकि तनकीद से काम बिल्कुल नहीं होता। हम हर आदमी का है मशवरे इसी तरह से दे देता है, ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि एक मौलिम के होते हुए मैं यहाँ पे बताता हूँ, जबकि एक टीचर बन के जब स्कूल जाता है तो खुसूसन उर्दू असातिज़ा को अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका फराहम किया। अगर वो लोग मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो लोग मुकम्मल जिम्मेदारी अगर अदा नहीं करेंगे तो कौम के सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे और उर्दू के भी नुकसान करने वालों में सारे फायदे लोग हैं। क्योंकि हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है। जब मैंने यहाँ पे इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक आम टीचर जब गैर दूसरे मदरसे में अगर काम करता है तो तमाम तबके के लोग आते हैं, उनकी भी तरक्की और उनके मुस्तक़बिल को संभालने की भी जिम्मेदारी मौलिम होती है। जबकि उर्दू मौलिम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने ही तबके के लोग वहाँ पे आते हैं। अगर इसको गनीमत समझ कर अगर वो काम ना करें तो इसी तरह से हम कितने भी प्रोग्राम्स क्यों ना करें, ना तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी या ना तो हमारी ज़बान आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम दूसरों पे उंगली उठा ही नहीं सकते एक मौलिम होते हुए। हम असातिज़ा के लिए कोई तरबियत की ज़रूरत नहीं होती।
हम खुद ज़माने को देखते हुए आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी बंद में एक छोटा सा एक वाक़या मैं सुनाना समझता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही ताख़िर हो चुका है प्रोग्राम। अगर आप चाहें तो मैं मेरे जो एक स्टेट एकेडमिक मॉनिटरिंग ऑफिसर के वक्त का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा वक्त देंगे। देखिए, हम लोग उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए हम असातिज़ा को हम तरबियत देते रहे। यानी ये सिलसिला तकरीबन 2000 से चलता था। जब 2004 में मैं वो जिम्मेदारियाँ लिया तो हम हर साल एक प्रोग्राम बना के, एक नाम अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाए, यानी इस प्रोग्राम का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सेमिनार बना, इसका उन्वान रहा कि उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान और इसके लाहिया अमल, इसके लिए क्या होना चाहिए। इस तरह यानी ये जो प्रोग्राम है सिर्फ इस तरह से हम यहाँ पे जम के हम कुछ वाह करके यानी अपनी काबिलियत को बता के जाना नहीं है, लेकिन इसका कुछ असर होना बेहद ज़रूरी है। अगर इस प्रोग्राम के बाद अगर उसका असर ना हुआ तो ये बिल्कुल बेकार है। तो ये होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी यहाँ पे जो मुतज़िमिन ने हम लोगों को यहाँ पे मंजूर किया है, मैं बिल्कुल, मुझे भरोसा है कि जो हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो सरदार हैं, जो यानी हमारे डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज साहब हैं, इनकी ज़ेर निगरानी में, इनकी मदद से इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसको क्या है इस्तेफादा हासिल करेंगे, इसमें तब्दीली लाएंगे। एक मरतबा का वाक़या था, हम असातिज़ा को इसी तरह से तरबियत देते रहे, हर साल एक प्रोग्राम बनाते रहे, यानी मदारिस में बच्चों में इस्तेदादें किस तरह से रोक पाए। तो एक साल का एक प्रोग्राम होता था। प्रोग्राम होने से पहले कई एक असातिज़ा को जमा के एक मॉड्यूल बनाते थे, एक तरीक़ेकार को बनाते थे हम। उस तरीक़ेकार को बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तौर पे एक किताब बनाते थे। उसके बाद तमाम असातिज़ा को बुला के 8 दिन 10 दिन एक तरबियत देते थे उसमें। वो किताब उनको दिया जाता था ताकि तरबियत की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो किताब काफ़ी थी उनके लिए, उसके बावजूद हम उनको तरबियत देते थे। तो इस तरह से तकरीबन एक 4-5 साल गुजरने के बाद महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में यही समर में फिर एक दूसरे प्रोग्राम का जो आगाज़ था, तो उस वक्त पे तमाम असातिज़ा को वहाँ पे बुलाया गया। तो तकरीबन 300-400 असातिज़ा, सिर्फ और सिर्फ उर्दू असातिज़ा वहाँ पे जमा हुए। तो वहाँ पे जमा होने के बाद मुझे हैदराबाद से इस प्रोग्राम में जाना था, थोड़ा ताख़ीर हुआ मुझे रास्ते में, क्योंकि बाई रोड में जा रहा था। उससे पहले वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जिनका नाम अली अकबर बादशाह, अभी वो यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में शायद रजिस्ट्रार के हिस्से से वो काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ के लिए वहाँ पे गया, तो तमाम असातिज़ा उनको रोका है। मैंने हमारे चंद सवालात हैं, उसका जवाब देंगे तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या है तुम्हारा, तो अली अकबर बादशाह को उर्दू ज़बान में उतना कमांड नहीं था और प्रोग्राम पे भी कमांड नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो आपके ऑफिसर हैदराबाद से आ रहे हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। तो मैंने 15 मिनट ताख़ीर से मैं वहाँ पे पहुँचा। जब वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक मोहतरमा ने उठ के सवाल किया, बैठिए साहब, आप हम हमारे सवाल के जवाब देंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि असातिज़ा के सामने बात करना उतनी आसानी बात नहीं होती, यानी हमारे असातिज़ा के पास जितनी काबिलियत होती कि सामने वाले को मैंने बहरहाल नीचा दिखा के रखेंगे, लेकिन ये मैं खुद एक मौलवी हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि मैं असातिज़ा को तनकीद, यानी जब तक सच्चाई और हकीकत का हम बात नहीं करेंगे वहाँ पे तब्दीली नहीं आती। तब्दीली का नाम ही है तरक्की है। जब बगैर तब्दीली के हम तरक्की को तवक्को नहीं रख सकते हम लोग। तो एक मोहतरमा ने बोला कि साहब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तकरीबन गुज़िश्ता 5 साल से एक क्लिक प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किए, तो उसको समझते साल हो गया, फिर दूसरे साल क्लास प्रोग्राम स्टार्ट करे, इसको समझते फिर 1 साल हो गया, फिर LEP का प्रोग्राम स्टार्ट किए, उसको समझते 1 साल हुआ। तो आप हमको अब इस साल अमल में लाने वाला प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, अगले साल आने वाले प्रोग्राम के मतलब अभी बोलिए, हम उसकी तैयारी करें। ये उनका सवाल।
तो बहरहाल मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, मोहतरम आप कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 या 16 साल मेरी इसमें सर्विस है। तो बताया कि कितने बच्चे आपके पास पढ़े होंगे? तकरीबन पढ़े होंगे 10,000 बच्चे तक पढ़े, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल वहाँ पे होते थे। मैं सोचा कि 10,000 बच्चों को आपने जिंदा दफन किया। आप एक मतलब अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए कि आप एक मौलिम होने के नाते आपको अपडेट करने के लिए हुकूमत सामने आके अपना पैसा खर्च करके आपको तरबियत की प्रोग्राम कंडक्ट करें। ये किताब आपको दिए नहीं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चों की जिंदगी संवारेंगे आप। बगैर किताब को पढ़े हुए इस तरह से ऑफिसर्स के सामने सवाल करके ऑफिसर्स को नीचा दिखा के प्रोग्राम में खलल पैदा करने वाले टीचर्स कई एक हमारे पास, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहरहाल अगर हम ये जान लेंगे तो डेफिनेटली हम क्या है, हर जगह हम वो तब्दीली को ला के हम जरूर रखेंगे। तो इसमें तामीरी नजरिया होना, इत्तेहाद होना, एक दूसरे की बात को सुनने का जज्बा होना, शौक होना। ये हमारी ज़बान कहना भी मेरे लिहाज से सच्चाई नहीं, क्योंकि ये हमारी ज़बान है, ये ज़बान को एक तबके के साथ जोड़कर इसको बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये सबकी ज़बान है। हम उर्दू एकेडमी भी इसके लिए एक प्रोग्राम बनाए हैं। इसमें 3 और 6 महीनों के प्रोग्राम्स हम इमीडिएट इंशाल्लाह फरवरी या मार्च में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास 36 लाइब्रेरीज है। इन तमाम लाइब्रेरीज में इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, यानी बिला कोई मजहब के जो भी लोग उर्दू पढ़ना लिखना के लिए दिलचस्प रखते हैं, ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा और उनके औकात के मुनासिब से क्लासेस कंडक्ट करके हम ये प्रोग्राम भी डिज़ाइन किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से अब ये स्टार्ट होगा। आंगनवाड़ी की बात जो है, इसको होना ज़रूरी है। ये भी हम इसको भी हम मुतालिबा करेंगे। इसमें हम सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के नहीं, लेकिन बाहर से भी क्या है, इसका डिमांड आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कई एक अंजुमनें हैं, जिक्र किया गया, जबकि अंजुमन तरक्की उर्दू इसमें सरफहरिस्त में दिखाई देती है, हर जगह इसकी एक शाख है। तो एक उर्दू एकेडमी डायरेक्टर होने के नाते मुझे उर्दू एकेडमी अलग से कुछ नहीं कर सकती जब तक ये तमाम अंजुमनों को साथ ना लें। सबके साथ अगर काम करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, सब मिलकर एक लाहिया अमल बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। अनकरीब हम इन तमाम अंजुमनों को बुला के हम मुतहिदा तौर पर एक लाहिया अमल बनाएंगे, हर एक की जिम्मेदारी उसमें लेंगे। अगर माली अगर ताउन पे उर्दू एकेडमी से तो ज़रूर इंशाल्लाह उसमें हम देंगे, सब मिलके काम करेंगे। उस वक्त पे उस वक्त तमाम लोगों की ख्यालात लेकर उस पर अमल करेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से पहले सप्तगिरी चैनल और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू प्रोग्राम आ रहे थे, हम उसकी भी नुमाइंदगी करेंगे, जबकि हमारे हाथ यानी उर्दू एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की जिम्मेदारी हम ले लेंगे तो ज़रूर उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसको स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का कहना लाजमी है कि जब रियासत का बंटवारा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू का हुआ, आंध्रा में भी हुआ और तेलंगाना में भी हुआ। जब रियासत का बंटवारा तेलंगाना से ज़्यादा आंध्रा में ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब हम वहाँ से अलग होके जब विजयवाड़ा आए, मैं उर्दू एकेडमी की बात ही कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल खाली हाथ यहाँ पे आए, ना तो हमारे पास कुछ वसाइल बचे या ना हमारे पास कुछ इस तरह के चीज़ें, यानी कि एक रसाले की बात की। जब वहाँ से हम यहाँ पे आए तो रसाला हम बिल्कुल तैयार हैं, रसाला हम शाये करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक आरएनए नंबर हमारे पास नहीं है। ऑलरेडी इसके लिए काम शुरू हो चुका है, दिल्ली को इसकी कार्रवाई हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो ही अगर हमको उसका नंबर मिलेगा, इमीडिएट नेक्स्ट मंथ आने वाले महीने के लिए उसके लिए मसूदा तैयार है हमारे पास बैंक में प्रिंट करने के लिए। इंशाल्लाह हम उसके लिए भी काम करेंगे। उर्दू यूनिवर्सिटीज़ की बात भी की है, ये हायर एजुकेशन की ये भी यानी तमाम लोग, जब हम लोग तमाम अंजुमनें मिलकर बैठेंगे, एक लाहिया अमल अख्तियार बनाएंगे, जब उर्दू यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से मुस्तहकम किया जाता है, तो हम उसकी तजवीज़ करेंगे, हुकूमत से उसका रकम
तालिबा भी हम रखेंगे। और एक अहम बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कई एक स्कीम्स है, यानी हम किसी को नहीं मालूम, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है जो 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत भी वो चलाए जाते हैं। उसमें भी एक प्रोग्राम उसके अंदर है, यानी जिस जो भी मदारिस में 25% उस ज़बान के बोलने वाले, यानी उर्दू ज़बान के बोलने वाले होते हैं, वहाँ पे एक उर्दू मौलवी का तकर्रुर वहाँ पे हो, वो स्कूल कौन से भी क्यों ना हो, या तो उर्दू मीडियम हो या तेलुगु मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। तो इसके लिए भी हम कोशिश जारी है। हम हमारे इम्तियाज़ साहब के ज़ेर निगरानी में हम इस पर भी कार्रवाई हम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगले साल इस पर हम कामयाब होंगे। किताबों की तैयारी का सिलसिला भी है। अभी जनरली जितने भी दरसी किताबें हैं, ये दरसी किताबें बनाने की जिम्मेदारी उर्दू एकेडमी को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का रिवाज नहीं है। वो एक हमारे पास तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का एक SCERT का इदारा है, वो अभी वहाँ पे देख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी कोई उर्दू शोबा वहाँ पे नहीं है, उसका कोई जिम्मेदार वहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई उर्दू का जिम्मेदार होंगे तो उनके ज़ेर निगरानी में पूरे काम हम कर सकते हैं, वरना हम उर्दू एकेडमी से ये काम करेंगे। इससे भी एक पॉलिसी के तौर पे किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसको हम एक पॉलिसी बना के, एक लाही अमल बना के इंशाल्लाह तो वहाँ से उनको भी तजावीज़ पेश करेंगे। अगर वो जिम्मेदारी हमको दे दें हम करेंगे, वरना नहीं तो उनको खुद वो जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने के लिए हम तजवीज़ करेंगे। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थे आपने इसमें बताया है। बेहतर मुझे और भी उम्मीद है कि लाहिया अमल के लिए मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान को हमारी रियासत में दूसरे सरकारी ज़बान के तहत मुस्तक़बिल तौर पे अमल आवारी के लिए जो आप लोग दूसरे सेक्शन में भी जो लाहिया अमल पेश करेंगे, हम बखूबी उसको भी लेंगे और हुकूमत तक उसको ले जाएंगे और हम सब मिलके अपना अपना हिस्सा, अपने अपनी जिम्मेदारी को उसमें मुकम्मल करते हुए उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान के तहत 100% अमल आवारी के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.